ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे खास सेगमेंट इकोनॉमी टुडे में। तो विमुद्रीकरण के बाद देश को कैशलेस अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सरकार जोर शोर से काम कर रही है। इसी सिलसिले में सरकार डिजिटल पेमेंट से जुड़ी एक नई योजना लाने वाली है। नीति आयोग ने डिजिटल पेमेंट करने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए लकी ड्रॉ निकालने की सिफारिश की है। इस लकी ड्रॉ के जरिए विजेता को बड़े इनाम दिए जाएंगे। गरीबों, छोटे कारोबारियों और निम्न मध्यम वर्गीय लोगों के लिए इस योजना की शुरुआत की जाएगी। तो आज का हमारा मुद्दा है डिजिटल भुगतान के लिए नीति आयोग के कदम। अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, बेहद आसान तरीके हैं। ट्विटर के जरिए सवाल करना चाहते हैं तो #इकोनॉमी का इस्तेमाल कीजिए और सवाल कीजिए। वहीं अगर आप मेल के जरिए हमसे संपर्क साझा करना चाहते हैं तो economytoday.ddnews@gmail.com का इस्तेमाल कीजिए। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं अंशुमन तिवारी जी, जो कि एडिटर हैं इंडिया टुडे के। आपका बहुत बहुत स्वागत है अंशुमन जी इस खास शो में। तो आइए शुरुआत करते हैं इकोनॉमी टुडे की। तो देश में कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार हर दिन एक नई पहल कर रही है, जोर शोर से काम कर रही है। नई पहल के तहत डिजिटल पेमेंट करने वालों को सरकार की तरफ से इनाम भी दिया जाएगा और इसे प्रोत्साहित करने के लिए नीति आयोग ने अपनी तरफ से कमर कस ली है। नीति आयोग ने यह फैसला लिया है कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम से अनुरोध किया जाए कि वह डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए जो योजना है उसे जल्द से जल्द लागू करे। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। विमुद्रीकरण के बाद से ही डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, जिसके लिए कई कदम भी उठाए गए हैं। इन्हीं कुछ कदमों में से एक है डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए इंसेंटिव स्कीम लाना। इस प्रस्तावित स्कीम के तहत लोगों को कई तरह के पुरस्कार दिए जाएंगे। एक तरफ जहां हर हफ्ते लकी ड्रॉ निकाला जाएगा, वहीं हर 3 महीने पर यूजर्स को ग्रैंड प्राइज दिया जाएगा। नीति आयोग ने जानकारी देते हुए कहा है कि उसने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम से कहा है कि वो डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए नई योजना जल्द लागू करे। NPCI एक गैर लाभकारी कंपनी है जो भारत को कैशलेस समाज की ओर ले जाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। प्रोत्साहन योजना के लिए कुछ बिंदु तय किए गए हैं, जिसमें खास है कि जो भी ग्राहक और विक्रेता डिजिटल पेमेंट करते हैं वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस स्कीम के तहत 2 स्तर पर इंसेंटिव की राशि मिलेगी। पहला, हर हफ्ते भाग्यशाली विजेताओं को नगद पुरस्कार दिए जाने के लिए लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। ऐसा उस हफ्ते जनरेट हुए ट्रांजैक्शन ID के जरिए किया जाएगा। दूसरा, हर 3 महीने में उपभोक्ताओं में से कुछ को एक ग्रैंड प्राइज दिया जाएगा। योजना में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि गरीबों, लोअर मिडिल क्लास और छोटे व्यापारियों को प्राथमिकता मिले। ऐसे पेमेंट इस योजना के लिए मान्य होंगे जिसमें पेमेंट USSD, AEPS, UPI और रुपए कार्ड से किए गए होंगे। विक्रेताओं के लिए उनके द्वारा स्थापित POS मशीन पर किए गए ट्रांजैक्शन इस योजना के लिए मान्य होंगे। 8 नवंबर के बाद जितने लोगों ने डिजिटल पेमेंट प्रणाली का इस्तेमाल किया है वे इस योजना का फायदा उठाने के हकदार होंगे। वर्तमान में 2 तरह के सुझाव दिए जा रहे हैं कि इंसेंटिव स्कीम 6 महीने के लिए चलाई जाए या फिर 1 साल के लिए। इस योजना के तहत राज्य सरकारों, उनके उपक्रमों, जिलों, महानगर निगमों और पंचायतों में भी कैशलेस ट्रांजैक्शन को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया गया है। उन्हें भी पुरस्कृत किया जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि इस तरह के कदम उठाने से देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिलेगा और काले धन पर काफी हद तक लगाम लगाने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। और इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ अंशुमन तिवारी जी जुड़े हुए हैं, जो कि एडिटर है इंडिया टुडे के। अंशुमन जी, जिस तरह से नीति आयोग ने भी अपनी कमर कस ली है, अब सरकार के साथ आकर खड़ी हो गई है। डिजिशाला हमने देखा, उसका शुभारंभ किया गया, वेबसाइट का शुभारंभ किया गया, अब हेल्पलाइन नंबर भी शुरुआत करने की बात की जा रही है। एक अर्थशास्त्री होने के नजरिए से किस तरह से देखते हैं कि आगे का मार्ग जो है डिजिटल बनने का, कैश छोड़ने का, किस तरह से प्रशस्त किया जाएगा? देखिए, पूरी कैशलेस इकोनॉमी को हमें 2 तरह से समझना होगा। एक तो कैशलेस इकोनॉमी सरकार भी मान रही है कि आप इसे एक फेज में कैशलेस नहीं कर सकते, लेस कैश इकोनॉमी होगी। इस तरीके के जो उपाय नीति आयोग कर रहा है लोगों को थोड़ा उत्साहित करेंगे, प्रेरित करेंगे, वो आगे आएंगे और आगे आकर कैश ट्रांजेक्शन करना शुरू करेंगे। भारत में जो
ट्रांजेक्शन्स हैं उनमें धीमे धीमे बड़े ट्रांजेक्शन्स जो बैंकों के थ्रू एनईएफटी और आरटीजीएस के थ्रू होते हैं वो ऑनलाइन होना शुरू हो गए हैं। और इसलिए अगर आप देखेंगे कि पिछले 1-2 साल में बैंक्स ने इस पर काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया था क्योंकि ज़्यादातर ब्रांचेस एनईएफटी और आरटीजीएस हो जाएं, तो जो बड़े ट्रांजेक्शन्स हैं वो बड़े ट्रांजेक्शन्स ऑनलाइन वैसे भी होने लगे हैं जो जेन्युइन और वैलिड ट्रांजेक्शन्स हैं। छोटे ट्रांजेक्शन्स में बहुत सारी व्यवहारिक चुनौतियां हैं, व्यवहारिक चुनौतियां नेटवर्क की हैं, बहुत व्यवहारिक चुनौतियां लोगों की आदतों की हैं, कैश के साथ जुड़े हुए उनके खर्च करने के तरीके की हैं। भारत में लोग डेबिट कार्ड लेके एटीएम से कैश निकालते हैं और उसके बाद खर्च करने जाते हैं, जबकि उस डेबिट कार्ड से वो पेमेंट भी कर सकते हैं। भारत में डेबिट कार्ड का 80% इस्तेमाल एटीएम से कैश निकालने के लिए होता है और आज भी एटीएम पर लाइनें हैं, वही डेबिट कार्ड लेकर लोग लाइन पे खड़े हैं जिससे वो पेमेंट कर सकते हैं जाकर, लेकिन ऐसा नहीं। तो बहुत कुछ हर अर्थव्यवस्था में और हर देश में मुद्रा के और धन के अपने संस्कार होते हैं और उनकी अपनी आदतें होती हैं। उन आदतों के साथ अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है। कैशलेस इकोनॉमी की या लेस कैश इकोनॉमी की दिशा में प्रयास लंबे करने होंगे, पर इसमें कई गंभीर चुनौतियां भी हैं जिन्हें शायद अब सरकार धीमे धीमे आगे समझना शुरू कर रही है। सबसे बड़ी चुनौती है साइबर सिक्योरिटी की। और जब तक आप पूरे डिजिटल पेमेंट सिस्टम को साइबर सिक्योर नहीं करेंगे तब तक एक बड़ा रिस्क हमेशा बना रहेगा, खासतौर से उन छोटे लोगों के लिए जिनकी बहुत कम इनकम है और वो अगर मोबाइल से पेमेंट कर रहे हैं या उनके पास डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो उनका ट्रांजैक्शन सिक्योर है कि नहीं। आप ध्यान दीजिए कि परसों आरबीआई ने इसीलिए सारे बैंकों को आदेश दिया है कि सारे बैंक इमीडिएटली सर्टिन से अपना साइबर सिक्योरिटी ऑडिट कराएं और उस ऑडिट कराने के बाद जो भी उपाय बताए जाएं उनको लागू करें। एक बड़ी चुनौती यह है जिसे तत्काल एड्रेस करना होगा, क्योंकि दूसरा ये कि अगर ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम में लोगों को नुकसान होता है, उनका डेटा चोरी होता है, तो उसके पीछे बैक एंड इंश्योरेंस क्या है, उनका लॉस रिकवरी क्या है, ये प्रोसेस भी हमें इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। मोबाइल बहुत सुविधाजनक बैंकिंग सिस्टम है, पर मोबाइल सबसे इनसिक्योर भी है। मोबाइल के साथ साइबर सिक्योरिटी के एक बड़े इश्यूज हैं, जिन्हें ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, सरकार को तत्काल प्रयास करना पड़ेगा कि वो डाटा प्राइवेसी को, जो डेटा प्राइवेसी उसे इमीडिएटली इंप्लीमेंट करे। हमारे पास डेटा प्राइवेसी के लॉ नहीं, हमारे जो ट्रांजेक्शन के डेटा हैं वो ओपनली शेयर होते हैं बैंक्स के बीच में, मोबाइल कंपनीज के बीच में। तो ये सारी चीजें भी इसके साथ आएंगी। इससे पहले तक जब किसी ने कैशलेस इकोनॉमी बनाने के बारे में सोचा नहीं था तो इन चुनौतियों के बारे में चर्चा भी नहीं होती थी। अब शुरू हुआ है तो इस पर चर्चा शुरू होगी। Well, Mr. Tiwari, now when we talk about this Niti Aayog's proposals, in fact, to boost, to encourage people to come towards less cash transactions, will this penetrate into the people, I mean, into the masses? Okay, from the tier 1 cities, I understand people are well aware. Of course, there are people who are not even ready, even though they are aware. That's a different story altogether. But then to bring this awareness, to give that encouragement, I mean, how is this being helpful? This is going to be helpful because see, probably people are going to go for a major use of e-transactions and online transactions, or maybe in POS transactions. Definitely these kind of incentives help people to change their habits, but they'll have a limited impact. The broader impact will come only when the people start using as part of the habit, is a part of their overall expenditure behavior, because India's expenditure behavior is precisely the cash driven expenditure. But these kind of effects of initiatives, incentives, and keeping the charges low on digital transaction is still you will have to actually sensitize traders and merchants who are not allowing a charge-free transactions. So you'll have to ask them that they should expect a debit card or credit card without charging any fees. So these are things are also required to keep it moving, because this is not a one-time sort of lucky draw idea. It will require a consistent effort for months and months to make it happen. Right. In fact, government is also doing its share. In fact, getting down the digital transactions service charges. I mean, if it is from 2000, it will be like they will not charge or something like that. There are many things that are being done, but then isn't it unfair to say everything? Like I was talking to many people, in fact, when they talk about the same issue, Niti Aayog's incentives, they say, government has to do this, government has to do it. But then what are you doing towards it? I mean, if we are saying that we have to move toward less cash economy, are we even trying it? But then they are coming up with reasons. This change in mindset, do you think it is a biggest challenge than any other challenges? Obviously, I've said that, see, cash and money has got a different kind of understanding in different societies. And if you'll see, the different societies in the world have a different meaning of money. And India has got it predominantly a cash-driven economy. It's still that over 92% or 90% cash transactions are happening in India. And this is not because people don't want to do the digital transaction. The total habit, total availability of cash, total access to the system, rising inflation every day, and
in general well-being makes people to work like that. So this is just not that you ask them to have a mobile phone. A lot of people having mobile phone from many years in India, but they have never tried for an online payment system. A lot of people having bank online account but never logged into their bank accounts. But we'll have to find out that habits are changing. Habits are changing. Why? Because in last 3-4 years, majority of the cash withdrawal from the bank counters have gone down drastically. People are not visiting to the banks. They are getting the money transferred into the bank and they're getting it from the ATM. So it's still a part of digitization has already been met. People are not going to the bank branch. They are going to the ATM and withdrawing it. Now the ease of spending will have to be increased at the level of merchant, at the level of buying, and and then the confidence into this whole system, that whether my money is safe, whether my transaction is safe, I may not be a sort of fall prey of the hacker in future. These are the things which people would like to be understood and get a confidence about. Risk is everywhere. In fact, if you put the pocket and then walk on the roads, even there is every risk that your money would be robbed off. But the point is, before we take certain questions after a break, Mr. Tiwari, how are you looking at Niti Aayog's efforts? Because government is doing, but Niti Aayog is a think tank. The Prime Minister himself is the chairman of that. Now Niti Aayog coming out and then specifically thinking on digital transactions and then coming out with such steps and also making the commentary, and then they are actually involving everything. How are you looking at this Niti Aayog's effort? What exactly has to be done even more and even better in the future? Niti Aayog has become a sort of nodal agency for spreading digital transaction strategies and sensitizing people about the digital transaction. Most important thing which I think we'll have to done is that the two major stakeholders, not the consumers, one is the merchants. And second are the bankers. Absolutely. Bankers, they'll have to take it on board, because still you will find surprising that no bank in India has got an e-wallet. All the e-wallets which are there run by the private companies. So there is State Bank of India says Buddy is not an e-wallet. This is a mobile payment transfer system. E-wallets are completely different. Most of the e-wallets in India is actually run by the private companies. So because e-wallets are a different system, so they'll have to launch their e-wallets. Unite this mobile interface which is there in the system from last 2-3 years will have to be activated very heavily. So banks should also be encouraged, and they should also be taken on board to take this whole process forward in a very speedy manner. Right. बैंकों का काफ़ी अहम रोल है, और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे ब्रेक के बाद आकर कि किस तरह से हम जब कैशलेस अर्थव्यवस्था या फिर लेस कैश अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, उसके लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा निवेश है वो सरकार कहाँ से लाएगी ताकि आगे आने वाले समय में दिक्कत ना हो। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है हमारे इस खास सेगमेंट पर। आप जुड़े रहिए इकोनॉमी टुडे के साथ। Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. Sensex is sensational. Is the darling of everyone. I am Vallabh Bansali. I've been associated with the BSE since 1981. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. To benchmark against Sensex is to benchmark against 30 best Indian companies. I am Dinesh Thakkar. I am associated with BSE since 1987. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSE since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Increase your playing field. Introducing S&P BSE 100, India's most broad-based derivatives traded index. India's fastest currency derivatives exchange is here. BSE CDX, powered by Bolt Plus. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है, क्योंकि एक इंटरैक्टिव शो है। हम लगातार आपके सवालों को काफ़ी वेलकम करते हैं। तो हमारे पास पहला सवाल जीमेल
में हैं और सौरभ हमसे सवाल पूछना चाहते हैं, खासतौर पे जो मुद्दा है वो आज का डिजिटल भुगतान से जुड़ा हुआ है और नीति आयोग के कदमों का। आइए देखते हैं कि ये सवाल क्या है। And his question is, can we have right to raise voice when vendors like some petrol pumps are not accepting digital payments? Saurabh Saramskar, this is one important बहुत question. जरूरी सवाल है, क्योंकि जब आप जवाब दे रहे थे वेंकट, This is second part. Will government take action against them? This is one important aspect. क्योंकि वो मना कर देते हैं, मतलब उनके लिए इजीएस्ट माइंडसेट, अगर एक उपभोक्ता अगर अपना माइंडसेट चेंज करना चाहता है तो जो वेंडर है वो, ये मैंने आपसे पहले कहा था वेंकट की नीति आयोग को सबसे पहले मर्चेंट्स को सेंसिटाइज करना होगा। ज्यादातर मर्चेंट अभी इस बात के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हैं कि वो आपका ऑनलाइन पेमेंट या वो पेमेंट लें, क्योंकि उसकी दो वजह है। उसके पीछे हमको पूरा बिजनेस की इकोनॉमिक समझनी पड़ेगी। अभी भी उनके ऊपर चार्जेस हैं, बैंक्स उनसे पैसा चार्ज कर रहे हैं। बैंक्स ने कंज्यूमर से पैसा चार्ज करना बंद कर दिया है, पर बैंक्स ने मर्चेंट से पैसा चार्ज करना बंद नहीं किया, और उनके मार्जिन लिमिटेड है। उस मार्जिन में अगर 1 या 2% या 2.5% उनका मार्जिन बैंक चार्ज करेगा तो हमेशा वो डिस्करेज करेगा। How much percentage are they charging merchants? What banks? How much percentage banks are charging? I mean, like as if they speak as if the whole amount is going for them. 1.5% to 2%. Even every merchant charges from that. So for that purpose, Niti Aayog will have to sensitize banks and merchants, and they'll have to keep a system where first merchants will be ready to push it, because otherwise आप इसको कैसे फॉलो करा पाएंगे? लेकिन एक चीज है, जैसे कि पेटीएम है, ठीक है, एक मोबाइल ई वॉलेट है, साफ तौर पे मानना है कि 25,000, आई थिंक जहां तक मैं शायद सही बोल रही हूँ, तो 25,000 रुपए तक अगर आप ट्रांजैक्शंस दिखा दे तो आपको 20,000 रुपए, हाँ, तो वो आपका एक लिमिट पीरियड, टाइम पीरियड लिमिट है। फिर उसके बाद आपको अपने केवाईसी नॉर्म्स है उनको अपलोड करना पड़ेगा, तो वो उनको लगता है कि ये एक बहुत क्रूशियल कमरसम प्रोसेस है। उसमें भी दूसरी समस्या, उसे आप समझने की कोशिश करिए। 50,000 रुपए की मोबाइल ई वॉलेट मर्चेंट लिमिट है, उसको आरबीआई को तुरंत बढ़ाना पड़ेगा। वेंकट, चैलेंज ये कि जैसे पेट्रोल पंप्स है, पेट्रोल पंप्स 2 घंटे में 1 लाख रुपए की 2 लाख रुपए की सेल करते हैं, तो उनके पास मल्टीपल पेटीएम अकाउंट्स की जरूरत है। तो अगर इवन छोटे ट्रेडर्स की भी जो दिन की सेल है हफ्ते की सेल है, वो 2 लाख 3 लाख रुपए से ऊपर है, तो अभी पेटीएम वॉलेट की या मोबाइल वॉलेट्स पे मर्चेंट्स के लिए जो लिमिट्स हैं वो 50,000 रुपए तक की, उन लिमिट्स को रिवाइज करना होगा। और नीति आयोग को ये सारे प्रोसेस बहुत तेजी से फॉलो करने होंगे कि जैसे जैसे लोग मोबाइल ट्रांजेक्शंस पे जाएंगे और बहुत तेजी से वो बढ़ाएंगे, लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि उसके पीछे जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो बैकएंड में तैयारियां चाहिए, जो बैंक्स को तैयार, इंटरनेट भी छोड़ दिए, बैंक्स को तैयारियां चाहिए, क्योंकि मोबाइल पेमेंट सिस्टम के पीछे बैंक्स हैं। अल्टीमेटली तो मनी बैंक्स के थ्रू ट्रांसफर होगी या पेमेंट्स ये स्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए। और जो सवाल आपके दर्शक ने पूछा वो सबसे महत्वपूर्ण, हमारे पास अभी कोई ऐसी एजेंसी नहीं जिस के पास जाकर आप एक कंप्लेंट कर सको कि इस मर्चेंट ने आपसे क्रेडिट कार्ड लेने से मना कर दिया या वो आपसे 3% या 4% मांग रहा है, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि वो 3% क्यों मांग रहा है। लेकिन जब आपने पूरी शॉपिंग कर ली, उसके बाद वो कहता है कि हम कार्ड नहीं लेंगे, और अगर आप कार्ड लेंगे तो आपको 3% चार्ज देना पड़ेगा। अगर आपके पास उस समय कैश नहीं है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको सामान छोड़ के वापस आना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अंशुमन जी, जो आपने बातें कही कि नीति आयोग के पास इस तरह के विकल्प मौजूद है, लेकिन जरूरी है उन सभी विकल्पों को एक साथ जोड़कर, थोड़ी मुश्किलात होगी लेकिन विकल्प मौजूद हैं जिसके साथ हम काम कर सकते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं, वो ट्वीट पर हमारा सवाल है, और ट्वीट के जरिए क्या सवाल करना चाहते हैं हमारे दर्शक, उस पर निगाह डालते हैं। हर्षु कुमार, आई थिंक, हाँ, हर्षु कुमार हैं, जाना चाहते हैं डिजिटल लेन देन के बारे में। आइए देखते हैं कि क्या सवाल है। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए लकी ड्रॉ के जरिए पुरस्कार देने के सुझाव से कितना फायदा होगा, यानी कि प्रोत्साहन मिलेगा? ये प्रोत्साहन है और इस तरह के प्रोत्साहन चलते रहेंगे। बैंकों को भी प्रोत्साहन में शामिल होना चाहिए, बैंकों को भी इस बात के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए कि हमारे यहाँ सबसे अच्छा डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाला जो मर्चेंट है उसको हम अवार्ड देंगे, सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाला जो कंज्यूमर उसको अवार्ड देंगे। ये प्रोत्साहन है, चलते रहने चाहिए। लेकिन इसके साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर की चैलेंजेस हैं, जो प्रोसेस के चैलेंजेस उनको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। ये उस तरह के प्रोत्साहन है वेंकट, हम बचपन में जब हम कहते थे कि चले ठीक है हमें पढ़ाई करनी चाहिए, हमें फर्स्ट रैंक मिलेगा, तो टीचर से काफी ये उम्मीद रहती थी कि काफी पैटिंग ऑफ द बैक या फिर प्रोत्साहन मिलेगा, तो बच्चे खूब पढ़ाई किया करते थे। कुमार जी, प्रोत्साहन तो मिलेंगे, देश की फायदा के बारे में भी सोचिए, अपने खुद के फायदा तो बाद में सोचेंगे हम कितना मुझे मिल रहा है लकी ड्रॉ के बाद, देश की फायदा तो चाहिए। मूविंग टुवर्ड डिजिटल ट्रांजैक्शंस, मिस्टर तिवारी, बिफोर गोइंग इनटू दिस ट्वीट, आई जस्ट हैव टू आस्क अबाउट, गो बैक टू दैट मर्चेंट्स थिंग, इज, आई मीन, नॉट, my apologies, I'm not cornering any other, all the merchants, but then few merchants who are not accepting this digital transactions, not accepting cards, saying that they have, as you were mentioning, the main reason is the banks are charging. Is there no sense of responsibility? Like in 100 rupees, you're only paying 2 rupees for the bank. At the end of the day, it is actually
moving for the economic growth of the country. But then there must be some other reasons why they There's don't. no other reason, Venkat. The only thing is that the margin of business in India is very low. You'll have to understand the business. Lot of business are actually running on 5 to 6% margins, 7%, 8% margins, and the payment which you are making is actually payment will come to after 15 days and 20 days to their accounts. So the cash flow management is also gets challenged. Since India's trading system is not credit financed, the majority of the trading system runs from in their own credit economy. They are not bank finance credit. Absolutely. So you'll have to understand the whole matrix of Indian trading system. The cash flow management is the biggest challenge, and through this cash flow management, this is the reason Indian trading system works like that. You get a consignment and you pay back to the supplier after 1 month. So you'll have to understand that matrix also. Well, absolutely. Let's get into another question we've got on Twitter handle itself. This is by Pratap. Let's have a look at what he has to tweet and ask. The Pratap Chandra Sahu asks whether the people who use internet banking will be included in this scheme. Now, yes, this digital transaction, I think internet, because there is a doubt, but people will be thinking only card usage and only mobile banking. I think that clarity is not there. Internet banking means if you're making huge transfers, like majority of the people are making RTGS, NFT, NEFT transactions, it's not clear that whether they'll be part of that. I think Niti Aayog must come out with a clarification that only the digital payments will be part of the system or the internet banking as well. In fact, these proposals have to be approved and then an official announcement will also be made about the clarities as well. Let's get into other question on Gmail this time. This is our second Gmail in our show. Let's have a look at that question by Pooja. How is it secure to use digital platform for less cash economy? Pooja Soni. I think we were discussing about this security as well. Let's move on to the other question. This is the next question by Gmail. Akram Khan. Let's have a look at the other question on Gmail. ये भी पूजा सोनी का ही सवाल है कि कितना ज़्यादा कॉस्टली है अगर हम इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें ट्रांजैक्शंस करने के लिए, चाहे हम ई-वॉलेट्स की बात करें या फिर मोबाइल बैंकिंग। इसमें क्लैरिटी नहीं कि आप किस प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास डिजिटल सिस्टम में हमारे पास 3 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स काम कर रहे हैं। एक मोबाइल पेमेंट सिस्टम काम करता है, एक क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का सिस्टम काम करता है और एक तीसरा इंटरनेट बैंकिंग का काम करता है, और तीनों के चार्ज अलग अलग डिफर करते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करेंगे तो चार्जेस काफ़ी हैं, क्योंकि उसमें आप क्रेडिट ले रहे हैं और वो चार्जेस अलग है। अगर आप डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये उस मर्चेंट के ऊपर है कि उसका बैंक से क्या रिलेशनशिप है और आपसे कोई पैसा चार्ज करता है, डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन पे भी नहीं करता। मोबाइल पेमेंट्स पर अभी कोई चार्जेस नहीं है, वो इजी है, लेकिन उनका चैलेंज ये है कि उसमें ट्रांजैक्शंस के लिमिट बहुत छोटे हैं और आप बहुत छोटे अमाउंट के ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। चलिए, अगला सवाल हमारा जीमेल पर है अकरम खान का। ये देखते हैं कि अकरम क्या सवाल पूछना चाहते हैं डिजिटल लेन देन से जुड़ा हुआ। डिजिटल भुगतान के लिए जो लकी ड्रॉ की स्कीम लाई जा रही है, क्या वो शहरी और ग्रामीण दोनों लोगों के लिए है या अकरम खान जी को? हाँ, इसमें कोई आई थिंक अस्पष्टता नहीं है, दोनों जगह से ग्रामीण और शहरी सब जगह से है, क्योंकि इस तरीके का कोई पेमेंट सिस्टम है तो कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कि अर्बन कंज्यूमर अलग है और रूरल कंज्यूमर अलग है, तो इस स्वाभाविक रूप से सबके लिए है। अंजुमन जी, मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी आज सुबह सवेरे, इसमें साफ तौर पर लिखा था कि जब हम लेस कैश इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं डिजिटल भुगतान की तरफ, कैश को छोड़िए डिजिटल अपनाइए, लेकिन उसके लिए निवेश की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो सरकार उस तरह से निवेश कैसे कर पाएगी और ख़ास तौर पर कौन से वो माध्यम हो सकते हैं जिनके ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आर्थिक व्यवस्था में किया जाएगा ताकि इसे बल मिले? 3 तरह के निवेश की इसमें जरूरत होगी, जो हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहला बड़ा निवेश ये होगा कि हमें भारत की ट्रेडिंग का जो पूरा बिहेवियर है वो बदलना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप डिजिटल ट्रांजैक्शंस मोड में जाते हैं तो आपके पेमेंट्स एक सर्टेन टाइम लैग के बाद क्रेडिट होते हैं आपके अकाउंट में, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद। जैसे कि क्रेडिट कार्ड में आप पेमेंट करते हैं और उसका बिल आपका 50 डेज या 45 डेज के साइकिल के बाद आता है। उसी सिस्टम के तहत ट्रेडर्स के पेमेंट भी होते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि ट्रेडर्स का कैश फ्लो कैसे मैनेज होगा, क्योंकि वो बहुत हैवी कैश फ्लो पे रन करते हैं। वो डेली पैसा गिनते हैं और शाम को करंट अकाउंट में डालते हैं और अगले दिन निकाल के वो पेमेंट करते हैं, इस तरह से करते हैं। तो एक बड़ा चैलेंज ये है कि हमको क्रेडिट फिनांसिंग ट्रेड की बढ़ानी पड़ेगी और उसमें जो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट है उनके लिए वो बहुत लो करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके मार्जिन्स बहुत लिमिटेड है। पहला चैलेंज। दूसरा बड़ा चैलेंज जो इन्वेस्टमेंट होना है, वो इन्वेस्टमेंट होना है सिक्योरिटी सिस्टम्स में, बैंक के लेवल पर, मोबाइल के लेवल पर और आपके इवन हैंडहेल्ड मोबाइल्स के लेवल पर। आपके एंड्रॉयड फोन सेफ और सिक्योर नहीं है, तो वो जो सिक्योरिटी सिस्टम का इन्वेस्टमेंट है, जिसको आरबीआई ने कल इंडिकेट किया है, वो काफ़ी बड़ा है। आपको मेजर फायरवॉल्स क्रिएट करनी पड़ेंगी, आपको 3-4 लेवल के सिक्योरिटी सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे, जैसे कि डेटा की सिक्योरिटी रहे। वो तीसरा इन्वेस्टमेंट। और
उसके बाद जो बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो टेलीकॉम नेटवर्क को रोबस्ट बनाने में। अभी भी इंडिया में कॉल ड्रॉप्स की मेजर प्रॉब्लम है, स्पेक्ट्रम का क्रंच है, खासतौर से जैसे ही आप सिटीज़ से बाहर के एरियाज़ में जाते हैं तो वहाँ 2G और 3G नेटवर्क्स उतने पावरफुल नहीं है। अगर आप स्मार्टफोन ड्रिवन इकोनॉमी लाना चाहते हैं तो आपको इंटरनेट इकोनॉमी में और इंटरनेट के इंफ्रास्ट्रक्चर में हैवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जो कि रूरल और सेमी अर्बन इकोनॉमीज़ में मिसिंग है। तो इसलिए ये पूरा एक इकोसिस्टम है, जो इकोसिस्टम एक साथ बिल्ड करना ज़रूरी है। Well, let's have a look at our final question on Twitter for today's show. This is on Twitter. Let's have a look at what that question is. This question is by Prem Prakash, if I'm not wrong. Yes, Prem Prakash. And the question is, do we have regulatory framework for e-wallet today? In fact, you've answered that there is no specific regulatory framework. No, there's no complaint redressal system. There's a regulatory framework because still RBI is managing all the e-wallets because they are covering this UPI system. But still, because most of the e-wallets will have to support it by either banking system or a payment bank. So the payment banks are under the control of RBI. But still, there are lot of clarities have to be come into the regulatory system of e-wallets, internet banking, payment banks, their payments. So we'll have to see that how this whole regulation part is going to evolve in coming months in terms of the mobile and e-payment systems. Mr. Tiwari, we're running out of time. We have a minute left. Final question for this to incentivize, and then giving such incentives by Niti Aayog to push the digital transactions among the masses, especially the remote areas. They have to consider the district magistrates. They have to come in. Common service centers should actually have to work. The number of service centers should actually grow. How big is it a challenge? Huge challenge, because India has got a above 90% transactions in cash. Over 600 districts. I know, and majority of the smaller transactions are less than 10,000 or 50,000 rupees transactions, predominantly 100% in the cash. So you'll have to change the habits. You'll have to create infrastructure, and you'll have to sensitize people regularly, because Venkat will have to keep this fact in the mind. Right now, people don't have cash in their hand, so they are going towards the cashless transactions. Tomorrow, when they'll start getting back their cash from the banks, whether they will stay into the cashless mode or they'll go back to the again cash mode, we cannot predict right now. Yeah, absolutely. So that is another challenge. In fact, government is pretty much working in all these aspects. Thank you very much, Mr. Tiwari, for coming to the studio and then speaking to us and answering many of the questions by our viewers as well. Well, it is a challenge and government is working towards it in a pretty much a strong way, Achal. बिल्कुल, जिस तरह से अंशुमन जी ने बताया कि काफ़ी ज़्यादा विकल्प भी मौजूद है, बस मार्ग प्रशस्त करने की देर है और आपका भी साथ चाहिए होगा, क्योंकि अगर जिम्मेदारी सरकार की है तो एक नागरिक होने के साथ जिम्मेदारी आपकी भी है। शो खत्म करने से पहले आइए नजर डालते हैं एक बार BSE सेंसेक्स पर और देख लेते हैं किस तरह से कारोबार कर रहा है। 26,559 का लेवल और 44 अंकों की बढ़त के साथ फिलहाल भारतीय शेयर बाजार कारोबार करते हुए। Well, that's all in the show. Stay tuned to DD News for other updates. Thanks for watching. Namaskar. नमस्कार।